हम लोग प्री जो 2025 की 16 फरवरी को होने वाली है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने इकोनॉमी का कोर्स स्टार्ट किया है, यूनिट 6, जिसके अंतर्गत मैंने पहला टॉपिक कराया है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, और तीसरा टॉपिक मैं करा रहा हूं मानवीय संसाधनों का विकास। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा का टॉपिक मैं बता रहा हूं, एजुकेशन, है ना। मानवीय संसाधनों के विकास के अंतर्गत 3 टॉपिक दिए गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें शिक्षा संबंधी कार्यक्रम पूछा गया। तो इन तीनों टॉपिक से ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें कार्यक्रम ज्यादा पूछे जाएंगे। कार्यक्रम, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल में मध्य प्रदेश की स्थिति, इस तरह के क्वेश्चन जो है ज्यादा एग्जाम में पूछे जाना है ना। इन तीनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति और स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या क्या कार्यक्रम चला रही है, सरकारी पहल क्या क्या है, ये जो है इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैंने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने ये टेबल बताई थी आप लोगों को, तो उसमें केवल यहां तक था। ये मैंने इसमें 2 और ऐड किए हैं, मतलब प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के स्कूलों में नामांकन, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब इसमें एक और जुड़ गया है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन, है ना। माध्यमिक स्तर तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूलों में नामांकन, मतलब 3 हो गए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। ठीक है, तो उच्चतर प्राथमिक माध्यमिक तो हमने कर लिया था। बालक बालिकाओं का तो जो नामांकन है ये संख्या लाख में है, ये तो हो गई थी, है ना। उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, ये टोटल हो गया था। और इसमें जो है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। कक्षा 9वीं से 10वीं में बालकों का नामांकन दर है 11,51,000, यानी 11.51 लाख ना, 11,51,000 है। और बालिकाओं का है 10,21,000। टोटल ये मिलाकर के हो जाता है 21,71,000। 11वीं से 12वीं जो कक्षाएं हैं उनमें नामांकन जो की स्थिति है वो कम है, काफी कम। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 7,86,000 है बालकों का 11 से 12 कक्षा में, और बालिकाओं का 7,30,000 है। टोटल मिला के हो जाता है 15,16,000। तो ये जो है डेटा यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावना रहती है ना। अभी आगे हम सकल नामांकन दर के बारे में बात करेंगे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। इसके बाद फिर कुछ केंद्रीय कार्यक्रम मैंने कल जो है स्कूली शिक्षा के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों के बारे में कल मैंने बताया था। अब स्कूली शिक्षा के विकास के लिए कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 का कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, और इसका मेन जो पर्पस था ये था जो प्राथमिक शिक्षा है उसका लोक व्यापीकरण करना। प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण का मतलब होता है कि सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो सके, इस तरह की व्यवस्था करना। तो ये मेन उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, ये मेन उद्देश्य है। इसके अलावा शाला त्यागी दर है उसमें कमी लाना। शाला त्यागी दर कल उस पर हमने बात की थी। शाला त्यागी दर का मतलब होता है दाखिला तो ले लिया है बच्चे ने, लेकिन बीच में जो है स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे, जो है
स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में, तो उसको कहते हैं साला त्यागी दर। इसकी डेटा भी मैंने कल बताए थे, पिछली क्लास में बताए थे। मध्याह्न भोजन योजना, इसका नाम चेंज हो गया है पीएम पोषण योजना। इसका क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। इसका ईयर पूछा गया था 1995, 15 अगस्त 1995 को जो है ये स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको माध्यमिक स्तर पर लागू कर दिया गया। पहले केवल प्राथमिक स्तर पर इसको लागू किया गया था और बाद में इसको जो है माध्यमिक स्तर यानी मिडिल क्लास में भी इसको अप्लाई किया, लागू कर दिया गया। इसका नाम चेंज हो गया है पीएम पोषण योजना कर दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील कार्यक्रम इसका पुराना नाम है, नया नाम इसका हो गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो ध्यान रखें, अगर प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से कोई योजना आती है तो इसका मतलब यही है कि वो मिड डे मील कार्यक्रम जो पुराना नाम है। और इसका नाम 2021 में चेंज हो गया है। 1995 में 15 अगस्त 1995 को ये स्टार्ट की गई थी प्राथमिक स्कूलों में, बाद में इसको बढ़ा करके माध्यमिक स्कूलों तक कर दिया गया है। इसमें जो है बच्चों को पोषक तत्वों से युक्त बना जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है इसके माध्यम से। इसका पर्पज वही है, इसका पर्पज स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर करना है और शिक्षा में सुधार लाना है। जो नामांकन दर है उसमें वृद्धि करना है। दोपहर का भोजन बच्चों को इसमें दिया जाता है और भोजन जो है बेहतर पोषण युक्त होता है, अच्छा भोजन होता है ना, उसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से ये है। और इसका पर्पज, मेन पर्पज वही है कि नामांकन दर में वृद्धि करना, यानी जो है बच्चे ज्यादा दाखिला लें स्कूलों में, है ना, क्योंकि भोजन मिलेगा तो भोजन के चक्कर में लोग ज्यादा बच्चे दाखिला लें, ये इसका खास पर्पज माना जाता है। एक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ये भी इसका पर्पज है। समग्र शिक्षा अभियान, ये पिछले बार ही जो है क्वेश्चन पूछा गया है। समग्र शिक्षा अभियान 2024 का जो प्री हुआ था, इस पैटर्न, इस सिलेबस का पहला एग्जाम प्री का 2024 में हुआ है। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन शिक्षा संबंधी पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि समग्र शिक्षा अभियान में कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसमें जो शामिल योजनाएं हैं वो है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान। ये 3 कार्यक्रमों को मिला करके चल रहा है, इसलिए इसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। 2018-19 का ये कार्यक्रम है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका एक खास पर्पज है। इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो है निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, विद्या प्रवेश, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर कैरियर परामर्श, ब्लॉक स्तर पर कैरियर परामर्श यानी बच्चों को आगे क्या करना है, किस फील्ड में कैरियर बनाना है, इसके लिए जो है यहाँ पर जो है परामर्श प्रदान किए जाते हैं इस अभियान के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन पिछली बार 2024 में पूछा गया। इसके बाद आता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। ये आवासीय विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। ये 2004-05 से स्टार्ट है। आवासीय विद्यालय होते हैं, बालिकाओं के लिए होते हैं, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय होते हैं। और इसमें 75% SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों के लिए सीट रिजर्व रखी जाती हैं और 25% जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो बालिकाएं हैं उनके लिए जो है इसमें सीट आरक्षित रखी जाती है। ये बालिकाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके। ऐसी बालिकाएं जो आर्थिक अभाव के कारण जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, तो उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है इस तरह के आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड फरवरी 2019 से इसको स्टार्ट किया गया था। डिजिटल क्लासरूम के लिए जो है कार्यक्रम चल रहा है। कक्षा को डिजिटल क्लासरूम में बदलना जो है ये कार्यक्रम इस तरह से चल रहा है। स्कूल एजुकेशन शगुन करके कार्यक्रम है, शगुन स्कूल एजुकेशन शगुन अगस्त 2019 में स्टार्ट है। वीडियो आधारित शिक्षा स्कूली गुणवत्ता में सुधार, है ना, ऑडियो वीडियो के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना जिससे जो लोगों को इंटरेस्ट बना रहे बच्चों को, तो इस तरह इसके लिए जो है एक शगुन प्रोग्राम चल रहा है। पढ़े भारत अभियान जनवरी 2022 का कार्यक्रम है। 10
जिनका ये कार्यक्रम था 100 दिवसीय कार्यक्रम था ये। 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक जो है इसको चलाया गया था, उस समय चला था ये। श्रेष्ठ योजना 3 जनवरी 2022 से इसको स्टार्ट किया गया था, नाम से स्पष्ट है। हाई स्कूल छात्रों के लिए है ये श्रेष्ठ योजना, आवासीय शिक्षा योजना है। अनुसूचित जाति हेतु निजी आवासीय विद्यालय में प्रवेश, कक्षा 9 से 11वीं तक के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाती है यहाँ पर, है ना, नाम से स्पष्ट है, श्रेष्ठ यानी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। ये एससी के संबंध में है आवासीय शिक्षा, ये जो योजना है। और हाई स्कूल के जो एससी के बच्चे हैं उनको जो है यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, उनको सुविधाएं दी जा रही है। राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना 2008 में स्टार्ट की गई थी और इसका खास मकसद है जो शाला त्यागी दर है उसमें कमी लाना। जैसे मैंने बताया है कि बच्चे जो है स्कूल में दाखिला तो ले लेते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको रोकने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना 2008 का। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, नाम से स्पष्ट है, इसमें जो है विज्ञान है, गणित है, प्रौद्योगिकी में बच्चों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बच्चों में इंटरेस्ट जगाना, ये है। 6 से 8 वर्ष के जो छात्र हैं उनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित के अध्ययन के लिए प्रेरित करना, इसमें उनका इंटरेस्ट जगाना, इसके लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चल रहा है। जुलाई 2015 से इसको स्टार्ट किया गया है। तकनीकी जो क्षेत्र है, विज्ञान है, गणित है, इसके अध्ययन के लिए बच्चों को प्रेरित करना। 6 से 8 वर्ष तक के जो छात्र हैं उनके लिए कार्यक्रम चल रहा है। पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, जो कॉलेज है 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, ये एक्चुअली जो कार्यक्रम है ये उच्च शिक्षा में भी चल रहा है और स्कूली शिक्षा में भी चल रहा है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए SC ST या सामान्य गरीब छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम इस तरह चल रहा है, हम आगे पढ़ेंगे। सार्थक योजना, शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको चलाया जा रहा है। शिक्षा नीति 2020 है, इसमें राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों का सपोर्ट हो, इसके क्रियान्वयन में, इसको सफल बनाने में राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, जिसको बोलते हैं सार्थक। नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों की सहभागिता को बढ़ाना, यानी इस नीति का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके, इस नीति के जो लक्ष्य हैं उनको अचीव किया सके, इसके लिए जो है राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चला जिसका नाम है सार्थक योजना। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, अगस्त 1994 का ये कार्यक्रम है। प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, पुराना कार्यक्रम है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख करके कार्यक्रम चल रहा है, जो मूल्यांकन होता है, वैल्यूएशन होता है कॉपियों का, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है परख नाम से। स्कूल शैक्षिक बोर्डों का मार्गदर्शन करना, बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक, मानदंड और दिशा निर्देश तय किए जाते हैं, ये मेन इसका उद्देश्य है ना। जो भी स्कूली बच्चे हैं उनके द्वारा जो भी एग्जाम में लिखा जाता है उसको उनका मूल्यांकन सही ढंग से हो सके, इसके लिए स्टैंडर्ड तय किया जाता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मूल्यांकन के लिए व्यवसायिक तथा संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, जो भी मूल्यांकन करने वाले हैं उनमें जो है मूल्यांकन अच्छे ढंग से वो कर सकें, इसके लिए उनमें क्षमता का विकास करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है परख कार्यक्रम। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के नाम से कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा उल्लास करके कार्यक्रम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको नाम दिया गया उल्लास। 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों के लिए आधारभूत साक्षरता तो संख्यानात्मक ज्ञान को बढ़ाना, ये जो है उल्लास कार्यक्रम। 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो निरक्षक हैं उनको जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम चला है। विद्यांजलि स्कूली स्वयं सेवी कार्यक्रम है। विद्यांजलि 7 सितंबर 2021 को स्टार्ट है। स्कूली बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, इसके तहत सामुदायिक, निजी क्षेत्र, पूर्वी छात्रों की भागीदारी को शामिल किया जाता है। कुछ ऐसे कार्यक्रम जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है।
PMSRI इसको कहते हैं। SRI का मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यह है PMSRI कार्यक्रम। 5 सितंबर 2022 इसको स्टार्ट किया गया है। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, टीचर्स डे पर इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें केंद्र, राज्य, संघ क्षेत्र, स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2027 तक 14,500 से ज्यादा, प्लस मतलब उससे ज्यादा 14,500 से ज्यादा पीएम स्कूल स्थापित करना, पीएम श्री स्कूल स्थापित करना, ये पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य है। कब तक? 2023 से वित्त वर्ष 2027 तक 14,500 से अधिक इस तरह के स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य डिसाइड किया गया केंद्र सरकार द्वारा। इन स्कूलों को जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के एकीकरण के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा, ऐसा जो है लक्ष्य डिसाइड किया गया है। 20 लाख से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ इससे मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से यह है पीएम श्री, इसका नाम पीएम श्री स्कूल जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इन स्कूलों में क्या होगा? जल संरक्षण के संबंध में प्रयास किए जाएंगे, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग किया जाएगा, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे और पाठ्यक्रम में ऑर्गेनिक स्टाइल, लाइफ स्टाइल के एकीकरण के संबंध में प्रयास किए जाएंगे। तो ये है इस तरीके से कार्यक्रम। तो यहाँ तक मैंने स्कूली शिक्षा के बारे में बताया है, स्कूली शिक्षा की स्थिति मैंने बताई है, स्कूली शिक्षा के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कार्यक्रम मैंने बताए हैं, और स्कूली शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार के कार्यक्रम मैंने बताए। इसमें एक क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है। अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है उसमें लगभग सारी चीजें कवर हो गई हैं, क्वेश्चन जो भी आए हैं वो कवर हो गए। ठीक है, अब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में पढ़ा है, यह है स्कूली शिक्षा। और अब हम उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं। उच्च शिक्षा का मतलब होता है 12वीं के बाद की शिक्षा। 12वीं के बाद यानी बीए है, बीएससी है, एमए है, एमएससी है ना, यानी स्नातक और स्नातकोत्तर जिसको हम कहते हैं, यूजी पीजी, ये जो शिक्षा होती है उसको कहते हैं उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। 12वीं के बाद कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा होती है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा सम्मिलित की जाती है। स्नातक में बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, बीई है ना, की शिक्षा आती है। बीएचएससी भी होम साइंस से भी जो है करते हैं, तो बीएचएससी भी है, एमएचएससी भी होते हैं। तो स्नातकोत्तर में एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमई और एमएचएससी, ये जो है उच्च शिक्षा के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। उच्च शिक्षा को लेकर के जो नई शिक्षा नीति है उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं उच्च शिक्षा के विकास के लिए, तो वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। मैंने आप लोगों को स्कूली शिक्षा के लिए जो नई शिक्षा नीति उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं तो उसके बारे में बताया था। मॉडल, जो नया मॉडल है उसका क्वेश्चन आ सकता है 5+3+4, 5+3+3+4, ये 10+2 की जगह अब नया मॉडल जो आ गया है स्कूली शिक्षा का मॉडल 5+3+3+4, उसका मैंने पूरा क्लासिफिकेशन बताया हुआ, उसकी टेबल बताई हुई है। तो ये स्कूली शिक्षा का मॉडल है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के संबंध में भी जो है नई शिक्षा नीति में कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो क्या प्रावधान है यहाँ पर वो मैंने बताया हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में सुधार के लिए जो है कुछ प्रयास किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें 3 से 4 वर्ष का पाठ्यक्रम किसका? स्नातक का है ना, ये है स्नातक। ये स्नातक का 3 वर्ष का भी हो सकता है और 4 वर्ष का भी हो सकता है। पहले 3 वर्ष का ही होता था, अब 1 साल उसमें बढ़ाया गया है, वो रिसर्च के लिए है ना। तो अगर 1 साल जो है ग्रेजुएशन कोई करता है, कम से कम 3 साल तो खैर लगेंगे ही, कम से कम 3 साल का समय है। और अगर कोई रिसर्च करना चाहे
तो फोर्थ ईयर भी होता है, ग्रेजुएशन में फोर्थ ईयर भी हो गया, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो 1 साल बाद जो है उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद जो है उसे एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, है ना, यानी 12वीं के बाद जो है फर्स्ट ईयर। 1 साल बाद यानी ये फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर, तो उसमें उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर एडवांस डिप्लोमा उसको मिलेगा ना। थर्ड ईयर 3 वर्ष बाद स्नातक की डिग्री उसको मिल जाएगी, थर्ड ईयर उसको कहेंगे। इसके बाद आता है फोर्थ ईयर, है ना, 1 साल जो है बढ़ा है, लेकिन ध्यान रहे कि ये कंपलसरी नहीं है। आप अगर नहीं करना चाह रहे हैं फोर्थ ईयर का ग्रेजुएशन, कोई बात नहीं, 3 साल का आपका रहेगा, ऐच्छिक है ना, लेकिन उसके लिए परसेंटेज चाहिए। अगर आपको जो है फोर्थ ईयर का ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए परसेंटेज होनी चाहिए। तो फोर्थ ईयर का जिसका ग्रेजुएशन होता है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 साल ही लगता है। तो बात वही हो गई, है ना, यहाँ पर 1 साल ज्यादा हो गया तो पीजी में 1 साल कम हो जाएगा, है ना, तो 1 साल का ही पीजी होगा। तो चौथे साल उसको शोध के साथ स्नातक डिग्री मिलेगी, है ना, शोध के साथ स्नातक डिग्री उसको दी जाएगी। तो ये है इस तरीके से जो बच्चे 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं उनका पीजी 2 साल का होता है। जो बच्चे 4 साल का स्नातक करते हैं उनका जो पीजी होगा वो 1 साल का होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि ये भी लागू हुआ है। मैं भी कॉलेज में जाता हूँ पढ़ाने, तो मैं देखता हूँ कि अभी फोर्थ ईयर वालों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, अभी क्लियर ही नहीं है कुछ भी कि क्या होगा कैसे होगा, सिलेबस ही उतना क्लियर नहीं है सभी सब्जेक्ट का कुछ का है, तो बहुत सारी इसमें अभी समस्याएं हैं। अभी चूंकि व्यवस्था लागू हुई है तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, व्यवस्था बनेगी, है ना। एमफिल की मान्यता को समाप्त कर दिया गया, पहले एमफिल को बहुत मान्यता हुआ करती थी, अब एमफिल समाप्त कर दिया गया। तो ये स्नातक स्तर और या उससे ऊपर जो शिक्षा है उसके संबंध में नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किए गए जो मैंने बताया। अब मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है उसके संबंध में यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट बताए हुए हैं। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है उच्च शिक्षा की, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है ना, डीम्ड विश्वविद्यालय है, सरकारी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये 2020-21 की रिपोर्ट है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 की है। मध्य प्रदेश में 2610 कॉलेज हैं और प्रति लाख आबादी पर 29 कॉलेजों के साथ 6ठे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में टोटल कॉलेज जो है 2610 है और प्रति 1 लाख आबादी पर जो है कॉलेजों की जो संख्या है मध्य प्रदेश में वो 29 है और इस स्थान पर जो है एमपी का जो नाम आ रहा है वो 6वां नाम आ रहा है। इसके बाद उच्चतम कुल छात्र नामांकन के मामले में प्रदेश इस मामले में भी 6वें स्थान पर है ना। नामांकन के मामले में भी मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है नामांकन दर के मामले में। उसमें चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, 64% जो है नामांकन, उच्च शिक्षा नामांकन दर है। 18 से 23 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं, कितने लोग दाखिला ले रहे हैं उसका परसेंटेज जो है निकाला जाता है। तो ये है, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है 64%, फिर तमिलनाडु का नाम आता है 47%। अगर हम राज्यों में देखें, है ना, सर्वाधिक नामांकन दर है, राज्यों में देखें तो तमिलनाडु का नाम आता है, यूटी यानी संघशासित क्षेत्र में देखें तो चंडीगढ़ का नाम आता है, लेकिन ओवरऑल दोनों में देखें तो चंडीगढ़ का नाम। आपको पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नामांकन दर किस राज्य की है तो तमिलनाडु का नाम है। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नामांकन दर किस राज्य तथा संघशासित क्षेत्र की है तो चंडीगढ़ का नाम आएगा। आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा नामांकन दर किस संघशासित क्षेत्र की है तो चंडीगढ़ का नाम आएगा। यानी ओवरऑल चंडीगढ़ ज्यादा है और यूटी में ज्यादा है, राज्यों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ध्यान रखना। निजी तथा सरकारी कॉलेजों में छात्र नामांकन जो है 17,37,685, ये जो है ओवरऑल कॉलेजों में इन नामांकन की स्थिति है मध्य प्रदेश में।
17,37,685 जो है छात्रों का नामांकन यानी दाखिला है। ये सभी के कॉलेजों में, सरकारी तथा निजी दोनों का है। अब यहाँ पर ये फिगर दिए हुए हैं, टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है। टोटल यूनिवर्सिटी जब आप देखेंगे तो 84 है ना। मध्य प्रदेश में टोटल जो विश्वविद्यालय है वो 84 है। इसमें 23 सरकारी है, राज्य के ना, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय है 23, राज्य निजी विश्वविद्यालय है 47, 10 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये एक तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का है और अमरकंटक का है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय सभी जानते ही हैं। एक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, ये भोज विश्वविद्यालय भोपाल का है। एक डीम्ड सरकारी विश्वविद्यालय, एक डीम्ड सरकारी विश्वविद्यालय। डीम्ड जो विश्वविद्यालय होते हैं इनको यूजीसी मान्यता देता है। यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत जो है ये मान्यता दी जाती है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है ना, यूजीसी देता है। और ऐसे संस्थान, ऐसे शिक्षण संस्थान जहां पर बेहतर शिक्षा दी जा रही है, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इसके क्षेत्र में काफी काम हो रहा है, उनको यूजीसी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देता है। इनको जो है यूजीसी के द्वारा अनुदान मिलता है और वहां पर जो है यूजीसी रिसर्च को ज्यादा बढ़ावा देता है। तो ये डीम्ड विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर लक्ष्मीबाई स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है, जो ग्वालियर का है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। वैसे तो एमपी में 3 डीम्ड विश्वविद्यालय, लेकिन सरकारी एक ही है, वो है लक्ष्मीबाई स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन करके, जो जिसको जो ये दर्जा दिया गया है। ये टोटल मिला के हो जाते हैं 84। यहाँ पर मैंने इनको इस तरीके से भी बताया हुआ है। कुल विश्वविद्यालय हैं 84 और इसमें फिर क्लासिफिकेशन किया गया, वही जो मैंने वहां लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर जो है और क्लियर तरीके से लिखा है। 23 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, 47 राज्य निजी विश्वविद्यालय हैं, 10 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 1 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है, 1 डीम्ड सरकारी विश्वविद्यालय है। तो इस तरीके से ये है टोटल 84। ये शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो है ये स्थिति है। 2024 की स्थिति है, यहाँ पे लिखा हुआ शिक्षा मंत्रालय की स्थिति है। इसके अलावा 2021-20 में प्रदेश की उच्च शिक्षा के लिए जो GER है, GER मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, इसको कहते हैं सकल नामांकन अनुपात, शॉर्ट में लिखते हैं GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। तो ये मध्य प्रदेश का है 28.9% है, ये परसेंटेज में है, ये है परसेंटेज है ना। GER जो है इंडिया का मतलब अखिल भारत का, मतलब पूरे भारत का है 28.4%। मध्य प्रदेश का ज्यादा है सकल नामांकन दर उच्च शिक्षा के संबंध में 28.9% है ना। 18 से 23 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें टोटल जो बच्चे हैं उनमें 28 बच्चे जो है उनका दाखिला है, ऐसा ये रेशो निकाला जाता है। तो 28.9% यानी 29% के आसपास है, जबकि इंडिया के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो 28.4% यानी इंडिया से ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो ये एक अचीवमेंट है, इसको जो है शेयर भी किया था हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है इसको शेयर किया था और
एक्स पर ये पोस्ट किया था, एक्स पर उनकी पोस्ट है जनवरी 2024 की पोस्ट आप देखेंगे एक्स पर, तो उसमें उन्होंने जो है उसमें बताया होगा। फिर मैंने ये इस तरह से मध्य प्रदेश में जीईआर में कम वृद्धि हुई है, बीच में कमी हुई फिर वृद्धि हुई, इस तरह से वो रेशो मैंने बताया हुआ। देखो 2017-18 में 27.1%, 18-19 में ये कम हो गया 21.5%, फिर 2019-20 में ये 24.2%, फिर 2021 में ये 27.1% हो गया और अभी बढ़कर के हो गया है 28.9%। तो इस तरीके से बीच में कम हुआ फिर अभी बढ़ रहा है जीआर, है ना। तो ये फिगर जो है, हालांकि ये फिगर आपको याद नहीं रखना है, ये पुराने फिगर है, जो अभी नया फिगर है 2021-22 का वो याद रखना है, वो है 28.9%, यानी 29% लगभग आप उसको मान सकते हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा संबंधी योजनाएं, जैसे हमने स्कूली शिक्षा संबंधी योजनाएं पढ़ी है, वैसे हम अब उच्च शिक्षा संबंधी योजनाएं पढ़ेंगे। गांव की बेटी योजना, अभी जो मेंस हुआ था 2024 का, उसमें गांव की बेटी योजना का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 जगह पूछा गया था इसका, गांव की बेटी योजना, है ना। 1 जून 2005 से स्टार्ट है और इसमें क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। अगर कोई गांव की बेटी 12वीं में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होती है, तो उन सभी को, जितनी फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण होती है, उन सभी को जो है प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये गांव की बेटी योजना, पहले क्या होता था जब ये स्टार्ट किया गया था, तब जो है जो हाईएस्ट मार्क्स जिसको मिलते थे, फर्स्ट डिवीजन आती थी कोई बच्ची, उसको हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे, तब केवल उसी को जो है ये सुविधा दी जाती थी। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि जितनी भी फर्स्ट डिवीजन आएंगी 12वीं कक्षा में गांव में, तो उन सभी को जो है ये सुविधा दी जाएगी। तो इसमें ये है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, उस शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना, इसका पर्पज है। इसमें जो राशि दी जाती है स्नातक हेतु 500 रुपए प्रति माह दी जाती है, अधिकतम 10 माह तक उनको मिलती है, यानी ये 5000 की राशि हो जाती है। चिकित्सा तथा तकनीकी क्षेत्र में जो बच्चियां पढ़ाई करती हैं, उनको जो है 750 रुपए प्रति माह के हिसाब से 10 माह तक ये राशि दी जाती है और इस तरीके से 7500 का अमाउंट उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये है गांव की बेटी योजना जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिभाकरण योजना, ये 2009 की योजना है। इसमें क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो शहरी मेधावी जो छात्राएं हैं, छात्राओं के लिए है ये भी दोनों छात्राओं के लिए है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी मेधावी छात्राओं में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें दोनों सेम फील्ड में है। गांव की बेटी योजना ग्रामीण क्षेत्र में है, चल रही है, और प्रतिभाकरण योजना ये शहरी क्षेत्र में चल रही है। और ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो छात्राएं हैं, मेधावी छात्राएं हैं, उनको प्रोत्साहित उच्च शिक्षा की प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। इसमें वही राशि है, स्नातक हेतु 500 रुपए प्रति माह, अधिकतम 10 माह, और चिकित्सा तकनीकी संबंधित छात्राओं को 750 रुपए प्रति माह, यानी 10 माह तक 7500 रुपए टोटल उनको मिलेगा। तो ये है प्रतिभाकरण योजना। दोनों ही योजनाएं परस्पर संबंधित हैं, अंतर सिर्फ ग्रामीण और शहरी का है। गांव की बेटी ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है, प्रतिभाकरण ये शहरी क्षेत्र में चल रही है। दोनों बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए है। ये वही चीज इंग्लिश में है, गांव की बेटी प्रतिभाकरण योजना स्कीम। तो ये है इस तरीके से इसके संबंध में। SC/ST के छात्रों को पुस्तकों तथा स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति की जाती है। जैसा मैंने बताया था, ये स्कूली शिक्षा में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, उस शिक्षा में भी इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है ना। एक साल में जो है उनको कुछ पुस्तकें तथा स्टेशनरी मुफ्त प्रदान की जाती है। सरकारी कॉलेजों के छात्रों को 1500 रुपए की पुस्तकें और 500 रुपए स्टेशनरी प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये SC/ST के छात्रों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं भी कॉलेज जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनका वितरण होता है। अभी ऐसे हो रहा था, अभी हो गया है ना।
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, इसको कहते हैं रूसा, नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, इसको शॉर्ट में रूसा बोलते हैं, रूसा। ये एक्चुअली 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है। दूरस्थ ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में अवसर की समानता के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, ये इसका खास मकसद है रूसा। इसके तहत जो है फंड प्रदान किया जाता है कॉलेज को। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा इसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा, उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है ना, 8 विश्वविद्यालय चयन हुए हैं। इन्हें कुल मिलाकर के 400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है पीएम ऊषा योजना के तहत, ठीक है। विश्वविद्यालय का चयन किस लेवल पर हुआ है, किस स्तर पर हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटीज तथा ग्रांट टू स्ट्रेंगन यूनिवर्सिटीज में जो है इनका चयन हुआ है। इस रूप में इनका पीएम ऊषा योजना के तहत किया गया है। जो भी विश्वविद्यालय 8 विश्वविद्यालय हैं उनका किसी में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के रूप में चयन हुआ है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटीज के रूप में हुआ है, और किसी कुछ का ग्रांट टू स्ट्रेंगन यूनिवर्सिटीज के रूप में चयन हुआ है। इसके अलावा 27 महाविद्यालयों को 135 करोड़ एवं 3 जिलों को 30 करोड़ का अनुदान भी इसके माध्यम से प्राप्त हुआ है पीएम ऊषा योजना के तहत। पीएम ऊषा योजना से प्राप्त राशि से विश्वविद्यालय की अनुसंधान शुद्धिकरण, शैक्षणिक एवं विद्यार्थियों को उद्योगों के लिए तैयार करने संबंधी गतिविधियां तेज होंगी, ऐसा कहा जा रहा है ना। जो भी अनुदान विश्वविद्यालयों को कॉलेजों को मिला हुआ है तो उससे क्या होगा, विश्वविद्यालय कॉलेजों को मिला है उसके क्या होगा, उससे अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, शैक्षणिक एवं विद्यार्थियों को उद्योगों के लिए तैयार किया जाएगा, ऐसा जो है प्रयास हो रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, ये विश्व बैंक द्वारा पोषित है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना है, एमपी हायर एजुकेशन क्वालिटी रिफॉर्म प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है, क्वालिटी रिफॉर्म प्रोजेक्ट एमपीएचई क्यूआईपी के अंतर्गत जो है 400 महाविद्यालयों में वर्चुअल क्लास की स्थापना हुई है। 98 महाविद्यालयों में 40 सीटर कंप्यूटर लैब स्थापित हुए हैं। 60 महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु डिजिटल टीचिंग डिवाइस प्रदान किए गए हैं। तो ये है मध्य उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, विश्वविद्यालय द्वारा इसको अनुदान दिया जा रहा है। इसके माध्यम से डिजिटल शिक्षा को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्चुअल क्लास है ना, कंप्यूटर लैब है, उनको स्थापित किया जा रहा है, यानी डिजिटल टीचिंग जो है हो सके इसके लिए ज्यादा प्रयास हो रहे हैं इसके अंतर्गत। अन्य पहल, मध्य प्रदेश में कुछ और पहल भी स्टार्ट की गई हैं। प्रदेश के समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए 104 जिला एम्बेसडर तथा 1559 महाविद्यालयों में 2736 युवा सारथी बनाए गए, ताकि जो है ये जो शिक्षा नीति है इसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके। तो एक तरीके से ये पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं। ये देखते हैं कि ये जो नीति है इसके जो लक्ष्य है, इसके जो प्रावधान है, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी देखरेख इनके द्वारा की जा रही है। खरगोन, सागर, गुना में नवीन विश्वविद्यालयों की स्वीकृति खरगोन में तो स्थापित हो गया है नया विश्वविद्यालय। आगर मालवा में विधि महाविद्यालय की स्थापना की गई है ना, खरगोन में स्थापित हो गया है, सागर गुना में स्थापित होना है, आगर मालवा में विधि महाविद्यालय स्थापित हो गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक जिले में एक तथा प्रदेश में कुल 55 चिन्हित महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है ना। प्रत्येक जिले में एक का चयन किया गया है और ऐसे टोटल
टोटल चूंकि 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में, तो 55 जो है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्हें उनका किया जा रहा है, जहां पर जो बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जैसे अभी GSCC अटल बिहारी वाजपेयी जो आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज है GSCC, उसको जो है ये दर्जा मिला हुआ है, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है उसको विकसित किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज यहाँ तक मैंने कंप्लीट कराया है। इसके बाद हम इसके आगे का टॉपिक जो स्वास्थ्य है उसको मैं लूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खुश रहें, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।